कुछ कहने से पहले मैं अंबेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा के 2 सुमन मैं अर्पित करता हूं और यहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, परसों रोज मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला और आपके स्नेहपूर्ण निमंत्रण को मैंने स्वीकार किया और विक्रमगंज के कार्यक्रम को छोड़कर मैं आपके कार्यक्रम में शरीक होने यहाँ चले आया। और मैं क्यों आया आपके कार्यक्रम में और विक्रमगंज के कार्यक्रमों को हमने क्यों छोड़ दिया, उसके पीछे भी कुछ कारण है। मित्रों, विधायक हमने बहुत देखा है और बहुत सारे विधायकों के संपर्क में मैं लगातार रहता भी हूं, चूंकि प्राध्यापक के साथ साथ मैं राजनीति भी करता हूं। लेकिन जो जज्बा इनके भीतर है फतेह बहादुर सिंह जी में, जो जज्बा है, जो विचार है, जो लोहिया, अंबेडकर और बुद्ध के जो आदर्श कुट-कुट कर भरा हुआ है, मैं उस जज्बा को सलूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब मैं विषय पर आ रहा हूं। मित्रों, संचालक महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि घड़ी की सुई अगर कुछ आगे भी बढ़ गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बात बहुत गंभीर है। मित्रों, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और घायल हिंदुस्तान कराह रहा था तो हिंदुस्तान के मानचित्र खींचने की बात आई कि इस हिंदुस्तान का मानचित्र कौन बनाएगा, 80 करोड़ आबादी के लोगों का चलने का रास्ता कौन बनाएगा। और हिंदुस्तान का रास्ता उस समय बन रहा था मित्रों जब हिंदुस्तान के सामाजिक रास्ता बड़ी उबड़ खाबड़ था। भारत का संविधान जिस समय लिखा जा रहा था मित्रों, उस समय भारत के समाज का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ था। बड़ी विषमता समाज में उभरी थी मित्रों। उच्च नीच, अमीर गरीब, छुआछूत और सामाजिक अस्थिरता का सवाल। जिस महापुरुष के व्यक्तित्व की बखान करने के लिए यहां पर बुद्ध लोग आए हुए हैं, मित्रों माफ करना, क्षमा कीजिएगा हमको, मुझे यह बात कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, नेपथ्य के पीछे के सच को भी आपको कहना पड़ेगा। हम जिस समाज की राजनीति करते हैं, जिसमें दबे कुचले बेचारे लोग जो आते हैं, हमारी बात सुनते नहीं और सुनते तब हैं जब समय आपके हाथ से निकल जाता है। इस बात को मैं नहीं कह रहा हूं, राम मनोहर लोहिया ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग हमारी बात सुनेंगे, लेकिन मेरे मरने के बाद जिस महापुरुष की तस्वीर आपके सामने लगी है, जब भारत का हिंदुस्तान तैयार हो गया और भारत का मानचित्र खींचने का काम इस देश के महान सपूत अंबेडकर साहब ने किया, लेकिन जब देश का संविधान सभा को इन्होंने जब समर्पित किया तो हिंदुस्तान के अपने लोगों के लिए इन्होंने एक विचार भी दिया। वह विचार क्या था? हिंदुस्तान के अपने लोगों के लिए इन्होंने विचार दिया, लेकिन हमने कभी इनके विचारों को समझा नहीं। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मैं एक सवाल आपके सामने करना चाहता हूं, आजादी के इतने साल के बाद क्या हम शिक्षित हो सके? नहीं। क्या आज हम संगठित हैं? नहीं। क्या हम मिलकर संघर्ष कर रहे हैं? नहीं। तो फिर अंबेडकर के विचार इस धरती पर कब उतरेगा? हम आपके सामने सवाल पूछना चाहते हैं। माफ करना डिहरी के लोगों, हमने कभी अंबेडकर को समझा ही नहीं। जिस ताकत से आपकी लड़ाई है मित्रों,
भाई संजय पासवान जी ने बहुत बारीकी से सच को आपके सामने परोसने का साहस इन्होंने किया है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, जो बुनियादी बातें हैं, जिस ताकत से आप लड़ना चाह रहे हैं वह ताकत आरएसएस है, और आरएसएस को समझने के लिए जनसंघ को समझना होगा। मित्रों, मैं एक बुनियादी विचार आपके सामने रखना चाहता हूं, जो जनसंघ के दस्तावेज में लिखी हुई बातें हैं। सोशल मीडिया पर गलती से किसी ने पोस्ट कर दिया था अभी हाल ही में, बड़ा कोहराम मचा ही पूरे भारत में, और किसी साथी ने सच को लिख दिया। क्या लिखा? आरएसएस का जो दस्तावेज है, जो बायलॉज है, उसमें उसने लिखा है, उसके नेता ने, कि समाज में वर्ण व्यवस्था कायम रखो और संविधान को नष्ट कर दो। यह बात लिखा हुआ है आरएसएस के संविधान में, जो आरएसएस का बायलॉज है। आप उस ताकत से लड़ने के लिए तैयार हैं जिसके बुनियाद में ये बातें लिखी हुई है। मित्रों, आज उसी से आपका लड़ाई चल रहा है। मित्रों, हमारे नेता ने भी कहा, लालू प्रसाद यादव ने भी आपको चेताया था, ऐ बिहार के लोगों, संविधान पर खतरा है, लोकतंत्र खतरे में है। हमने कभी लालू प्रसाद यादव की इस विचार को समझा नहीं, जैसे हमने अंबेडकर के विचार को अभी तक नहीं समझ पाया। हमने लालू यादव के भी इस विचार को नहीं समझा। जब इसे भारत के धरती पर लोगों ने जब अंबेडकर के संविधान को जलाना शुरू किया, तब लोगों ने समझा कि लालू प्रसाद यादव ने ठीक कहा था कि भारत का संविधान खतरे में है। कितना तकलीफ होता है मित्रों। आज इस डिहरी के सभा से पूछना चाहते हैं, जिन लोगों ने भारत के संविधान को जलाया, इस भारत के धरती पर आज वही लोग अंबेडकर की बड़ी तस्वीर लगाकर आज पूजा भी कर रहे हैं। मित्रों, कब समझेंगे इस चीज को? आप कब समझिएगा इस चीज को? आप कभी समझिएगा नहीं, और जब तक समझिएगा नहीं तब तक इस हिंदुस्तान और भारत का तकदीर, गरीबों का तकदीर कभी बदल नहीं सकता। आज वही लोग तस्वीर लगाकर पूजा कर रहे हैं जिसने कल भारत के संविधान को जलाने का काम किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कौन सा ऐसा काम किया है कि आज संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बात उसमें लिखी गई है कि आज हिंदुस्तान में इस संविधान को जलाने के लिए लोग आमादा हैं? क्या लिखा हुआ उसमें? सिर्फ दो बातें लिखा हुआ है। इस भारत के गरीब लोगों को, जो दबे कुचले वंचित लोग हैं, उनके लिए सिर्फ अंबेडकर साहब ने बेईमानी नहीं, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने दो बात लिख दिया। एक बात उन्होंने ये लिखा कि जो समाज में दबे कुचले और वंचित लोग हैं, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं है, उनके लिए एक आरक्षण का व्यवस्था कर दो। तो उस आरक्षण का लाभ उठाकर उनके लड़के कल IAS IPS और BDO बन के, प्रोफेसर बन के समाज के मुख्य धारा में जुट जाएंगे। यही तो व्यवस्था अंबेडकर साहब ने किया है। दूसरा उन्होंने क्या किया? इस हिंदुस्तान के गरीब लोगों को और पूरे हिंदुस्तानियों को उन्होंने एक अधिकार दिया कि गरीब का बेटा हो या अमीर का बेटा हो, सबको एक मत देने का अधिकार होगा। यही तो अंबेडकर साहब ने किया है। और यह वोट डालने की जो ताकत है मित्रों, इस हिंदुस्तान में जो अंबेडकर साहब ने ताकत दिया, हम लोगों ने कभी ताकत को समझा ही नहीं। एक साथी कह रहे थे, वोट के चोट से सत्ता बनती है। वोट के चोट से सत्ता बने चाहे नहीं बने, लेकिन वोट के चोट से सत्ता की दीवारें धराशायी हो जाएगा, टूट जाएगा, हिल जाएगा। ये ताकत दिया था अंबेडकर साहब ने। हमने कभी समझा ही नहीं, हमने कभी समझा ही नहीं। ना हम शिक्षित बने, ना हम संगठित हैं, ना हम संघर्ष कर रहे हैं। तीनों में से कोई काम हमने नहीं किया। लालू जी ने कहा कि संविधान खतरे में है, सचेत हो जाओ। हम लोगों ने सुना ही नहीं, समझा ही नहीं। आज संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। और इसी बिहार की धरती पर भाई राजकिशोर भाई ने चर्चा किया बिहार लेलिन जगदेव प्रसाद जी का। हम पूछना चाहते हैं, इस हिंदुस्तान में जो गरीबों का मसीहा हुआ, जो हमारे राजनीतिक पुरखे हुए, चाहे वह लोहिया हो, महात्मा फूले हो, कर्पूरी ठाकुर हो, जगदेव बाबू हो, लालू प्रसाद यादव हो,
इसने कौन सा समाज में अपराध किया कि समाज के चालाक लोगों ने हमारे राजनीतिक पुरखों को हमेशा अपमानित किया। जगदेव बाबू ने क्या कहा? जगदेव बाबू ने क्या कहा? 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो देश को सामंती लोगों ने लाठियों से पीटा जगदेव प्रसाद जी को, लाठियों से पीटा। लेकिन जगदेव प्रसाद जी इतने प्रबल विचार के, जैसे लोगों ने कहा कि हम तो साहब आपके जगदेव फतेह बहादुर सिंह को मैं मानता हूं, मैं इस विचार से सहमत हूं। जगदेव बाबू का भी विचार कोट कोट कर भरा हुआ है। लाठी खाए, शरीर पूरी तरह घायल हो गया, लेकिन जगदेव बाबू ने कभी इन सामंतियों के सामने सिर उन्होंने नहीं झुकाया। और फिर 1 साल के बाद इस बिहार में उन्होंने गरीबों को उत्साहित करने के लिए एक नारा दिया, अब की भादों में गोरी के हथवा कादों में। तो देश के सामंती लोगों ने जगदेव बाबू की हत्या कर दिया, हत्या कर दिया जगदेव बाबू ने, जगदेव बाबू को इसी बिहार की धरती पर। और जिन लोगों ने जगदेव प्रसाद को गोलियों से भून दिया, वही लोग जगदेव बाबू की जयंती भी मना रहे हैं। कब समझिएगा इस बात, कब समझिएगा इस बात को? जगदेव बाबू ने क्या कहा? जिसकी गोरी पत्नी का हाथ मिट्टी में लेटेगा वही भारत का अन्न खाएगा। क्या गलत कहा था जगदेव बाबू ने? देश के सामंती लोगों ने हत्या कर दिया, एक विचार को समाप्त कर दिया। लालू प्रसाद जी ने क्या कहा? लालू प्रसाद जी ने कभी बिरादरी की लड़ाई नहीं लड़ा। माफ करना डिहरी के लोगों, लालू प्रसाद जी ने कभी बिरादरी की लड़ाई नहीं लड़ा है। लालू प्रसाद यादव ने हमेशा सिर्फ गैर बराबरी की लड़ाई लड़ा है, समाज में समतामूलक समाज की लड़ाई लड़ा है। लेकिन इन चालाक लोगों ने, जिसको आप मनुवादी कह लीजिए, सामंती कह लीजिए, सत्ता के दलाल कह लीजिए, इन्हीं लोगों ने लालू प्रसाद जी को भी गाली दिया। इन्हीं लोगों ने जगदेव प्रसाद की हत्या कर दिया। सीपीआई के साथी बोल रहे थे, सीपीआई के साथी का विचार बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा, समझो ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं जिसने बापू को गाली दिया, ये कौन लोग हैं जिसने लोहिया को जलील किया, ये कौन लोग हैं जिसने कर्पूरी ठाकुर को गाली दिया, ये कौन लोग हैं जिसने जगदेव प्रसाद के दिन दहाड़े हत्या कर दिया, ये कौन लोग हैं जिसको लालू प्रसाद यादव को ललुआ कहते हैं। समझिए इस चीज को, समझिए इस चीज को। और माफ करना डिहरी के नौजवान साथियों, अगर आपने इस विचार को नहीं समझा और आपने फतेह बहादुर के विचार के साथ नहीं जुटा, माफ करना, आने वाली पीढ़ी जो कल आपका बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, कल भारत का तकदीर लेकर आएगा, तो घर में आपसे पूछेगा, अपने माँ बाप से पूछेगा कि जब लड़ाई समाज में लड़ी जा रही थी समतामूलक समाज बनाने के लिए, तो आपने मेरे लिए क्या किया है? ये सवाल उठेगा मित्रों, ये सवाल उठेगा मित्रों। एक बात मुझे और कहनी है आपसे, हम अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, अम्बेडकर के विचार को सुनने के लिए आते हैं। ईमानदारी से जरा सा हाथ उठाकर बता दीजिए, मैं माननीय विधायक जी के सामने बोल रहा हूं, जरा सा हाथ उठाकर बता दीजिए कि इस बुद्धा होटल के सभागार में जितने लोग अम्बेडकर के विचारों से लैस होकर आए हैं, कितने लोगों के घर में अम्बेडकर की तस्वीर है? जरा सा हाथ उठाकर बता दीजिए हमको। बहुत कम उपस्थिति के अभी अनुपात में, बहुत कम। आप यहां से संकल्प लेकर जाइए मित्रों, यहां से संकल्प लेकर जाइए कि आज के बाद हम अपने घर में हम अपने पुरखे की तस्वीर लगाएंगे। कोई तस्वीर हो चाहे नहीं हो, आपके घर में अंबेडकर की तस्वीर होना चाहिए मित्रों। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करने से पहले कृपलानी का विचार आया है मित्रों। एक साथी कोई प्रोफेसर थे, आप सुनिए ध्यान से, जरा से 1 मिनट में हम अपनी बात समाप्त कर देंगे। देश के कृपलानी ने पार्लियामेंट के सभागार में पूछा अंबेडकर से, भीमराव जी आपने हिंदुस्तान के संविधान को लिख दिया। जब साथी बोल रहे थे तो आप ध्यान से सुने नहीं, कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा और आपके सामने सच को इन्होंने परोसा, लेकिन आपने दोनों कान खोलकर सुना ही नहीं। फिर से सुन लीजिए, मैं उस बात को दोहरा रहा हूं, बहुत काम की बातें हैं उसमें मित्रों। कृपलानी जो जनसंघ का नेता था, उसने हमारे नेता, हमारे पुरखे पार्लियामेंट के सभागार में पूछा था, बताओ भीमराव जी, तुमने तो हिंदुस्तान की तस्वीर बना दिया, तुमने तो भारत का तकदीर बनाने के लिए तुमने संविधान लिख दिया,
बताओ अब इस देश में क्या होगा। क्या कहा था भीमराव अम्बेडकर ने? माफ करना कृपलानी जी, हमने जो संविधान लिख दिया भारत का, उस संविधान में मतपेटी के कोख से सत्ता पैदा लगा, अब रानी के कोख से कोई राजा पैदा नहीं लगा। ये हमने व्यवस्था कर दिया है संविधान में, ये व्यवस्था हमने कर दिया है संविधान में। जरा सोचिए मित्रों, हृदय पर हाथ रखकर, कितनी बड़ी चीज हमारे पुरखे ने कहा था कि हमने संविधान में वह व्यवस्था कर दिया कि अब रानी के कोख से कोई राजा पैदा नहीं लेगा। गरीबों के ताकत से जो वोट पड़ेंगे उस मतपेटी में, उससे भारत की सरकार बनेगी, उससे सत्ता बनेगा। ये इन्होंने कहा था। कृपलानी का जवाब क्या है उसको भी सुन लीजिए। भाई नासरीगंज के प्रमुख की सभा को संबोधित कर रहे थे, बड़ी बारीकी से इन्होंने इस बात को आपके सामने परोसा है, आप उस बात को हल्के में ले लिया। कृपलानी ने कहा, माफ करना भारत के संविधान निर्माता अंबेडकर जी, जब तक इस समाज में चालाक लोग रहेंगे, आपके मतदाता की ओर से हमारी हुकूमत बनती रहेगी और हम हुकूमत पर सब दिन कायम रहेंगे। जब तक लोग आपके समझेंगे नहीं, तब तक हम सत्ता में रहेंगे। आज यह बात साबित हुआ कि नहीं? आज यह बात साबित हुआ कि नहीं? बरसों पहले कहा गया बात, जो कृपलानी ने कहा था कि आप ही के लोग के ओर से हम सत्ता पर रहेंगे, क्या यह बात साबित हुआ कि नहीं? कब समझेंगे आप इस बात को? कब समाज को बात कर रखिएगा मित्रों? बात बहुत लंबी हो गई मित्रों, और हम अपनी बात को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप नथनी पासवान जी को भी सुनने के लिए बैठे हैं, और जिनके भीतर जज्बात हैं संघर्ष करने का, समाज को कुछ देने का, अंबेडकर के विचारों से सोसाइटी को एकदम लैस करने का, उस जज्बात की भी बात आप सुनने के लिए बैठे हैं मित्रों। इसलिए हम अपनी विचार को, मेरी प्रबल इच्छा रहती है कि कुछ और वक्त मिले तो हम लोग कुछ बात करेंगे, लेकिन समय नहीं है। फिर हम आपसे मिलेंगे तो हम फिर बात करेंगे अंबेडकर साहब पर, हम अपने पुरखे की बात करेंगे। लेकिन एक मेरा अपील है इस सभागार में कि आप यहाँ से जाएं तो अंबेडकर की तस्वीर जरूर खरीदें और अपने घर में लगा दें कि नन्हे मुन्ने बच्चे पूछेंगे आपसे कि मामी पापा ये बता दो ये किसकी तस्वीर लगी है घर में, तो आप इस बात को जरूर कहेंगे कि बेटा कल जो भारत का संविधान जिसने लिखा था उसी महापुरुष का यह तस्वीर है, जरा से इनको चरण पर स्पर्श कर लो, तुम्हारा तकदीर बदल जाएगा। ये तस्वीर आपको लगाना होगा। इन्हीं चंद निवेदन के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।